बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी समरी आपके सामने रख देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई, ये 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वीं आइनी तरमीम एक ऐसी आइनी तरमीम जिसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगाड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो चाहे सुप्रीम कोर्ट से अब करवा सकती है। वहाँ पे एक ऐसा बेंच बनाया गया आइनी बेंच के नाम के ऊपर, जिसमें अपने मनपसंद जजेस को रखने के बाद हुकूमत कोई भी कानून साजी करे, कोई भी चीज़ तब्दील करे, कोई भी पाकिस्तान के अंदर खिलाफ आइन या खिलाफ कानून कायम करे, तो उसको चैलेंज जब उस बेंच के अंदर किया जाएगा तो वहाँ अपने मर्ज़ी के जजेस के ज़रिए से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है। लिहाजा ये मुतनाज़ आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा चुकी है। दो तीन चीज़ें हुई हैं और एक उनके साथ डेवलपमेंट जुड़ी है। मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम का मामला, ये अब आइनी बेंच के अंदर मामला लगा था। यहाँ पे सबको नोटिस जारी कर दिए गए और कुछ चीज़ें जो है वकला ने वहाँ पे कही हैं। एक तो वकला कह रहे हैं जी फुल कोर्ट के सामने ये रखा जाए, ये भी वकला का एक मुतालबा सामने आया। दूसरा कहा जाए कि इसको लाइव दिखाया जाए, यानी ये जितनी भी प्रोसीडिंग है इसको लाइव दिखाया जाए, दुनिया देखे कि 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस क्या चल रहा है और हकायक कौन से सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस मामले को नोटिस जारी किए गए हैं। जो मैंने जो कोर्ट रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने दो दावे किए। एक उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो केस लगाया है ये कोई नेक नियति से नहीं लगा। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जितनी पटिशन आई हैं ये केस एक साल तक भी ना लगता बेशक, लेकिन ये केस फिलहाल नेक नियति से नहीं लगा। इसको लगाने के पीछे जो रीजंस बताई उन्होंने कहा एक तो ये है कि हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस चल रहे थे और इस बात का खदशा पैदा हो गया था कि कोई हाई कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार ना दे दे। अगर किसी हाई कोर्ट ने 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया तो फौरी तौर पे इस तरमीम के ख़त्म होने के नतीजे में बहुत सारा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तब्दील हो जाएगा और जो आइनी बेंचेस हैं उनका भी वजूद नहीं रहेगा। लिहाजा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए टेकअप कर लिया ताकि हाई कोर्ट जो है वहाँ से कोई फैसला ना आ सके। दूसरा एक और चीज़ इसके अंदर जो है वो ये बताई गई कि अब मज़ीद जज लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसकी जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि 11 फरवरी को, यानी 3 हफ्ते का टाइम दिया ना, जो आइनी बेंच है उसने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के हवाले से जो केस सुना उन्होंने 3 हफ्ते तक का टाइम दे दिया है और इन 3 हफ्तों के अंदर जो है वो मज़ीद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जाएंगे। अब अगर 3 हफ्ते के बाद थोड़ा सा 1-2-4 पेशियाँ और लग जाती हैं और उसके बाद कहा जाता है ठीक है जी फुल कोर्ट के अंदर ले जाएं, तो एक तो फुल कोर्ट में जाने वाला शौक भी पूरा हो जाएगा सबका, पूरा पाकिस्तान कहेगा जी बड़ी अच्छी बात है फुल कोर्ट में चला गया। लेकिन उस वक्त फुल कोर्ट ये वाला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जजेस पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया है पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। जुडिशल कमीशन 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लगाने जा रहा है। हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। ये अहमद वड़ाइच साहब ने इसको ट्वीट किया है। तमाम हाई कोर्ट से 25 नाम होंगे, 8 जजेस लगाए जाएंगे। अब उनका अंदाजा जी आमिर फारूक साहब तो डेफिनेटली चले जाएंगे, लेकिन अगर आमिर फारूक साहब चले गए ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो फिर हाई कोर्ट में वो किसको बनाएंगे चीफ जस्टिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर ये रिस्क लिया जाएगा और अगर लिया जाएगा तो फिर बंदोबस्त किया जाएगा कि कम से कम मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना हो, क्योंकि अगर वो होंगे तो फिर कानून और इंसाफ जो है वो अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंसाफ मिलना शुरू होगा तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए मुश्किलात ना सिर्फ बढ़ जाएंगी बल्कि वो एक अजाब में पड़ जाएंगे लगातार। अब देखना ये है कि इसमें ये क्या करते हैं, लेकिन 8 नए जजेस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जितनी है उससे 8 और बढ़ जाएगी। इस वक्त अक्सरियती जज जो हैं वो उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं जो आइन और कानून के मुताबिक है, जो 26वीं आइनी तरमीम के अगेंस्ट है। ये परसेप्शन है हर तरफ। लेकिन जब ये नए 8 जजेस आएंगे तो उन जजेस को लाया जाएगा जो फुल कोर्ट बनने की सूरत में सपोर्ट करेंगे उस मौक़िफ़ को जो हमायत करेगा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की, जिसके नतीजे में ये आइनी बेंच भी कायम रहे और ये सारा निज़ाम ऐसे ही चलता रहे। बहरहाल खेल खेला जा रहा है। अगर कोई आदमी, यानी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि लड़ाई के बाद जो आपको मुक्का याद आए ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। जो वक्त था ना डट के खड़े होने का, उस वक्त मंसूर अली शाह साहब खड़े नहीं हुए और ना बाकी जजेस खड़े हुए। उस वक्त ना ये वक्त पे इलेक्शन करवा पाए,
आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी, इन्होंने आंखें बंद कर ली। जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी उसके ऊपर आंखें बंद रखी। जो इनके साथी जजों के साथ किया गया उसके ऊपर आंखें बंद रखी। जो 6 जजेस का लेटर आया उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जब आप कमजोरी दिखाते हैं, जब वक्त होता है आगे बढ़ने का, तब आप नहीं बढ़ते। आपको लगता है ठीक है अभी कौन सा मुझे कोई नुकसान हो रहा है। तो अब जब मामला आपके अपने घर पे आया, जब आग चलती चलती आपकी दहलीज पे आई, तो आप जैसे मर्जी फैसले नहीं, यानी आज बड़ा सख्त फैसला दिया है अब ये 2 जज साहिबान ने दिया, और ये फैसले ने सारी सिचुएशन एकदम बदल दी। मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने, आपको याद होगा वो केस सुना था तौहीन अदालत वाला, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारा जुडिशल ऑर्डर था, हमने एक हुक्म जारी किया था और उस हुक्म के मुताबिक बेंच बनाने की बजाय एक कमेटी के अंदर खामोशी से जो है वो बेंच बना दिए गए, यानी खामोशी से कमेटी के अंदर रख के जो है वो काम डाल दिया गया। तो उसमें अब हुआ क्या, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, और मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा इसकी कानूनी मामलात में जाता नहीं हूँ। बहुत सारी और खबरें वो भी आपको देनी है, लेकिन जो इसका रिव्यू है वो ज़रूरी है आपको पता हो। इन्होंने किया ये दोनों जज साहिबान ने, इन्होंने बताया जी कि जस्टिस याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन खान साहब की एक कमेटी है वो भी, और अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब, ये 3 जज साहिबान की एक और कमेटी है जिसको कहते हैं वो आईनी बेंच की जो कमेटी है। तो इन 2 कमेटियों के हवाले से इन्होंने कहा जी कि इन्होंने गलत किया, हमारा जो जुडिशल ऑर्डर था उसको इंतजामी फैसले से बदलने की कोशिश की, हमने जो केस जहां पे लगाने का कहा वो केस वहां पे नहीं लगाया गया। लिहाजा अब उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि इन अफराद के खिलाफ, यानी वो कहते हैं अगर हम चाहते तो इनके खिलाफ शो का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो ये भी एक तरह की कमजोरी शो की है। भाई कर सकते थे तो कर देते, जो आइन और कानून कह रहा है आपने उसके मुताबिक चलना है या नजरिया जरूरत के मुताबिक चलना है। बहरहाल वो कह रहे हैं, मगर चीफ जस्टिस को उन्होंने ये कह दिया कि इन जजेस के हवाले से जो है वो फुल कोर्ट बनाया जाए, और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अब मामला यह है कि क्या चीफ जस्टिस अपने ही खिलाफ फुल कोर्ट बनाएंगे या अपनी ही आईनी अदालत के खिलाफ फुल कोर्ट बनाएंगे। तो 26वीं आईनी तरमीम का मसला जो है वो अभी तक फंसा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दंगल चल रहा है, यानी पाकिस्तान का कोई इदारा भी सेट नहीं रहने दिया, सारा ही कंट्रोवर्शियल कर दिया इन्होंने। यानी ये जितना भी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद खेल खेला गया, पुलिस कंट्रोवर्शियल फारग, अदलिया कंट्रोवर्शियल फारग, मीडिया के अंदर लड़ाइयाँ, मीडिया भी फारग, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े लंबे अरसे से उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी, वो भी फारग। पाकिस्तान के सियासतदान सारे के सारे डिस्क्रेडिट। क्रेडिट सिर्फ एक आदमी के पास है जो जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804, बाकी सारे ही फारग हो गए। अब सब लोग इसके ऊपर झल्ला रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं। यानी इसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि तौहीन का मुर्तकिब करार दिया गया, अब कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। तो मामला यह है कि कमेटी का इंतजामी फैसला होता है, आप अदालती फैसले को बदल कैसे सकते हैं कमेटी के अंदर बैठ के, ये बात जज साहिबान ने उठाई है। बहरहाल नए जजेस की तैनाती होगी और जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है। हुकूमत अपनी अक्सरियत से फैसला करेगी कि किस बंदे को अब जज बनाना है। जब वो अपने नए जजेस लेकर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जज हुकूमत की मर्जी के हो जाएंगे। फिर जब मर्जी फुल कोर्ट बनेगा, हुकूमत जो चाहेगी वैसे फैसले होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्होंने आज तक जो भी किया है ना वो उल्टा हो गया। और अभी वो कहते हैं ना हनूद दिल्ली दूरस्त, अभी बड़ा टाइम पड़ा है और बड़ी चीज़ें पड़ी हैं। आप देखते जाएं तमाशा, ये जो जो गड्ढे खोद रहे हैं इनके अंदर एक वक्त आएगा ये सारे खुद ही गिरेंगे। एक और चीज़ नाज़रीन आपको बताता हूँ, मोहसिन नकवी के दौरे के ऊपर क्योंकि लगातार बात होती रहती है, तो यहाँ एक डेवलपमेंट और आई है। मोहसिन नकवी साहब ने कोई मुलाकात फरमाई अमेरिका में, ये उनकी आखिरी मुलाकात है गालिबन, और इसके ऊपर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर बड़े बगले बजाई गए कि जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी आई है इस मुलाकात से और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। तो ये मुलाकात मोहसिन नकवी ने की, अमेरिका में ताज़ा तरीन मुलाकात है। कांग्रेस के फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से उनकी ये मुलाकात हुई है। मैंने फिर ये अलेक्जेंडर ग्रीन साहब को मैंने रिसर्च किया कि इनका हुकूमत में क्या किरदार है, ये कहाँ पे हैं, इनका क्या करैक्टर है। तो ये बड़े लो प्रोफाइल में रहते हैं लेकिन अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, और इनकी काफ़ी अपने मुल्क के हवाले से, अमेरिका के हवाले से इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कुछ चीज़ों में। लेकिन ये अलेक्जेंडर ग्रीन साहब जो है ये अपोजिशन के बंदे हैं, यानी ये इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अब ये रिपब्लिकन्स के अंदर नहीं है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की हुकूमत है, वो रिपब्लिकन्स में है। वहाँ पे जो है वो काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि हुकूमत ने घास नहीं डाली मोहसिन नकवी साहब को। तो अब जनाब डेमोक्रेट के बंदे से मिलके जो है वो कार्रवाई डाली जा रही है कि वहाँ मुलाकात हो गई। यहाँ पे इनको ये बताना चाहिए था, हुकूमत को ये भी बताना चाहिए था मोहसिन नकवी के मीडिया को कि जनाब ये बंदा जो है वो अपोजिशन पार्टी का है, डेमोक्रेट्स का है,
ये इक़्तिदार में अब नहीं है। 4 साल तक इनका इक़्तिदार रहा है, 4 साल तक हमने इनकी छप्पड़ छाया के नीचे रहकर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई हैं और अब ये हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वहाँ से निकलते हुए इन्होंने फिर डेमोक्रेट्स के साथ भी, जब पता चल गया कि यार जो बाइडन ही आज भी काम आ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप और उसके बंदे तो काम नहीं आ रहे, तो उसके बाद फिर आखिरी वीडियो ये जारी की गई है और तस्वीर ये जारी की गई हैं। इन्हें आप देख लें, एक जगह पे इनकी मुलाकात हुई है, राउंड टेबल, उनके साथ बैठ के इन्होंने गपशप लगाई है। बहरहाल अपोजिशन के साथ मिलकर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनको हुकूमत के साथ करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल के अंदर, और ये मुलाकात कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ हुई है। इस मुलाकात के बारे में जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी, बाकी मीडिया पे भी, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये गैर मामूली मुलाकात है, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात हुई है, लेकिन आज पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये बात हुई, वो बात हुई, ऐसे हुआ वैसे हुआ। जनाब गेट नंबर 5 खोल दिया गया पूरे प्रोटोकॉल के साथ, बगैर रोक टोक के अली अमीन गंडापुर की गाड़ियाँ अंदर चली गईं, अंदर जाने की पूरी इजाज़त उनको मिली। जेल सेल के अंदर मुलाकात नहीं हुई या किसी ऐसी छोटी जगह पे मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जेल के अंदर भी अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब से कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया और वहाँ पे एक मुलाकात करवाई गई। ये चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं, तो जेल का मौसम बदल रहा है क्योंकि हालात पहले जैसे नहीं हैं, जो बाइडन का हाथ भी सर पे नहीं है, और इमरान खान साहब का ये भी उनको समझ आ गई है कि आप डंडे के ज़ोर के ऊपर, ताकत के ज़ोर के ऊपर, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ या डंडे वाली जमहूरियत के साथ आप इमरान खान साहब को दबा नहीं सकते। उन्हें आप प्यार से ही कायल कर सकते हैं और इमरान खान साहब से आप पाकिस्तान की खातिर कोई चीज़ मांगें तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप उसकी ज़ात के ऊपर दबाव डालकर उसको प्रेशर में लेके आप कुछ चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश साथ साथ की जा रही है। कभी इद्दत वाला केस खोल देते हैं, कभी मजीद केसेस खोल देते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सेम टाइम में की जा रही हैं। एक तरफ इमरान खान साहब पे दबाव डालने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, दूसरी तरफ उनको थोड़ा सा माहौल भी दिया जा रहा है। बहरहाल गंडापुर साहब के साथ क्या मुलाकात हुई ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पार्टी के हवाले से पहुंची है। एक तो बुशरा बीबी साहिबा जब गिरफ्तार हुई 17 तारीख को और उन्हें अडियाला जेल से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से 2 मरतबा मुलाकात हुई है। अच्छा, इन मुलाकातों में बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया है और इमरान खान साहब को जब आगाही मिली बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने फिर कुछ तब्दीलियां वो पार्टी के अंदर लेकर आए, कुछ उन्होंने अहम फैसले किए हैं पार्टी के साथ मुशावरत करके। उसके बाद बंदोबस्त किया गया कि शाह फरमान को पहुंचाया जाए जेल में इमरान खान साहब के पास, तो शाह फरमान साहब को भी पहुंचाया गया। फिर शाह फरमान साहब ने इमरान खान साहब के सामने कुछ ऐसी बातें की जिससे पार्टी का एक पूरा हिस्सा अब नाराज़ हो गया है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि शाहिद खटक का एक ट्वीट है, अगर आप वो पढ़ें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। शाहिद खटक ने ट्वीट करते हुए शिकवा किया है कि इमरान खान साहब से मिलवाया नहीं जाता, और इसके पीछे उनका ये दावा है, वजह यह है कि कहीं इमरान खान साहब को 26 नवंबर के हवाले से हकायक ना हम बता दें, इसलिए उन्हें लगता है कि जी उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलाया जा रहा। ये शाहिद खटक साहब कह रहे हैं। देखिए उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक्चुअली पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। पिछले 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या ये खौफ है कि इमरान खान को 26 नवंबर के हवाले से सच बताया जाएगा, तमाम किरदारों के मुतालिक बताया जाएगा? अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने कोशिश की कि मैं जानूं इन लोगों से बात करके, तो इन्होंने कहा जी हम इमरान खान साहब को भी बताएंगे, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ हम अपने लीडर से शेयर करना चाहते हैं, फिर वो फैसला करेगा कि इस बारे में क्या करना है। हम ये चीज़ें सिर्फ इमरान खान तक पहुँचाना चाहते हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब तक उनको पहुँचने नहीं दिया जा रहा। शाहिद खटक की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई नहीं जा रही, और वो इमरान खान साहब को बताना चाहते हैं कि जो उनकी यूथ है, यानी अगर मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊँ ना, तो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है या जो उनका ISF है, जो पूरी एक टीम है जो एक दौर में मुराद सईद के साथ काम करती थी, बहुत सारे लीडर्स वहाँ से निकले, आज बहुत सारे सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, बहुत सारे कौमी असम्बली के मेंबर हैं, अपने इलाकों के अंदर ओहदेदार भी हैं। तो जितना नौजवानों ने इमरान खान साहब का साथ दिया उतना किसी ने भी नहीं दिया। अगर आप नाम निकालना शुरू करें तो जितने वो MPAs या MNAs या वो पार्टी के ओहदेदार या वो नौजवान जो मुराद सईद की टीम का हिस्सा हैं या वो पुराने लोग हैं, उन्होंने ही हर एहतजाज को कामयाब बनाया है। गो के लीड कोई भी कर रहा हो, बुशरा बीबी करें, अली अमीन गंडापुर करें या कोई भी करे, इन नौजवानों की अक्सरियत हर एहतजाज के अंदर मौजूद होती थी और ये फ्रंट लाइन के ऊपर फस्तायत का मुकाबला भी करते रहे हैं और ये हर जगह पे पहुंचे भी हैं। अब मामला ये है कि जब कोई इनको लीड करने वाला ही ना बचे
तो फिर ये बेचारे सारे किधर जाएं। अब हुआ ये है कि इन नौजवानों के अंदर इस बात की परेशानी शुरू हो गई है कि पार्टी के अंदर तब्दीलियां शुरू हो रही हैं, इमरान खान साहब को जेल के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है और इनके दिमाग में यह है कि हमारे खिलाफ भी इंफॉर्मेशन जेल के अंदर पहुंचाई गई है और हमें भी गंदा करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ भी इमरान खान साहब तक जाना चाहिए और हमें मौका मिलना चाहिए कि हम में से कोई एक जाकर मिले और वो जाकर इमरान खान साहब को बताए कि किसकी वजह से नाकामी हुई, कौन है जिसने नुकसान पहुंचाया, किसका क्या किरदार था। तो वो सारे हकायक वही बंदा बता सकता है जो ग्राउंड के ऊपर हो। तो ये शाहिद खटक साहब का या सुहेल अफरीदी का या मीना खान अफरीदी का या शराज का या और बहुत सारे नौजवान हैं जो असेंबलियों के अंदर नहीं गए, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, उन सबके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के ऊपर एक कंप्रोमाइज़ कर रखा है। वो लोग जो है वो जाकर मिल लेते हैं और हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। हम ग्राउंड रियलिटी इमरान खान साहब को बताना चाहते हैं। अच्छा, ये अब ये क्यों कह रहे हैं, इसकी भी आप एक रीज़न समझें। जब एक जम्मू तारी होता है ना, हर चीज़ अपनी जगह पे रुकी हुई होती है, तो सब ये सोचते हैं कि अभी सिस्टम के साथ हमें चलना पड़ेगा। वजह यह है कि लीडर भी खामोश है तो हमें भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जब हिलजुल शुरू होती है ना, जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से बैठकर कर दी है, तो उस हिलजुल का इंपैक्ट पूरी पार्टी के ऊपर आता है। अब वो सारे लोग कह रहे हैं कि क्योंकि हिलजुल शुरू हो गई है तो मजीद हकायक इमरान खान साहब को बताए जाएं जिनकी रोशनी में वो बेहतर फैसले कर सके। तो ये सारे लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाजरीन बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है और साफ साफ कह दिया है कि किसी सूरत भी कल के मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठेगी। ये इसके ऊपर उनका स्टेटमेंट आया क्योंकि जुडिशल कमीशन हुकूमत के पास बनाने का एक ऑप्शन था, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया ही नहीं। कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कह दिया है और उन्होंने कहा जी इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हमने आगाह भी कर दिया है। असद कैसर थे और दीगर लोग थे, ये बात कर रहे थे मीडिया के साथ। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जब से आई है जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं और पीका एक्ट के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में ये उठा लेंगे। वाकई अब तो यही होगा। उन्होंने कहा कि हम मीडिया के जायज़ हकूक़ के साथ खड़े हैं। मीडिया रियासत का चौथा सतून है। मीडिया के ज़रिए हमें मसाइल के बारे में पता चलता है और आज इसी की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था, हम हुकूमत के साथ कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी स्पीकर को भी हमने आगाह कर दिया है कि हम मुज़ाकरात के अंदर नहीं आ रहे। ये इमरान खान साहब का फैसला है। आप अंदाज़ा करें, एक बंदा जेल में बैठा है, वो कहता है मैं नहीं करता मुज़ाकरात, और जो बाहर बैठे वो कहते हैं जी आप क्यों नहीं करते, आए ना बैठे मुज़ाकरात करें, हमें एंगेज करें। कितना बड़ा फ़र्क है। यानी ये बार बार जब लोग ये बात करते हैं ना तो इमरान खान रोज़ाना उसको साबित करते हैं। बाहर बैठे हुए लोग इमरान खान के मुखालिफिन भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बाकी सारे जेल में और इमरान खान अकेला आज़ाद है। नवाज शरीफ जो जहाँ चाहे दिल करे वो जा सकता है, जो चाहे दिल करे वो बोल सकता है, और वो बिल्कुल खामोश है। इमरान खान ने जेल से बैठकर नवाज शरीफ को गूंगा कर दिया है और वो जेल से बैठकर धाड़ता है और पूरे पाकिस्तान में उसकी आवाज़ जाती है और उसी के गिर्द पाकिस्तान की सारी सियासत घूमती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसको वो इज़्ज़त दे, लेकिन उसके लिए आपको वो फैसले करने पड़ते हैं जो अल्लाह का हुक्म है। आपको डटना पड़ता है, हक के साथ सच के साथ आपको खड़े होना पड़ता है, आपको अल्लाह पे भरोसा करना पड़ता है और सब्र करना पड़ता है। आपको डीलें ठुकरानी पड़ती हैं। आपको ये देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करूं या अपने रब पे भरोसा करूं। तो इमरान खान साहब ने तो अपने रब पे भरोसा किया है और अपनी पार्टी को जो अहकामात उन्होंने जारी किए उनके मुताबिक पार्टी ने साफ कह दिया कि किसी सूरत हुकूमत के साथ कल मुज़ाकरात में वो कह रहे हैं जी हम नहीं बैठेंगे। अब नाज़रीन, मारंग बलोच साहिबा जो हैं वो बलूचिस्तान में एहतजाज कर रही हैं और ये लगातार बड़े लंबे अरसे से एहतजाज कर रही हैं और इनका एहतजाज जो है वो हक बजाने पे। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके प्यारे जो लापता हुए हैं वो कहाँ हैं। उनके पास लिस्टें हैं, उनके पास नाम हैं। वो बार बार ये पूछते हैं, वो रियासत का हर दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो इस्लामाबाद आए, सर्दियों में उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनसे कंबल छीन लिए गए, उन्हें जो है वो सर्दी के अंदर ठिठरने पे मजबूर किया गया, उनको खाना नहीं आने देने देते थे उनके पास, उन्हें मजबूर करते थे। वहाँ बुज़ुर्ग मौजूद थे, ख़वातीन मौजूद थी। हमने उनकी वो बुरी हालत भी देखी, अपनी बलोच ख़वातीन की और बुज़ुर्गों की। वो अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने वालिद के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो लोग वहाँ आकर बैठे थे। और लापता अफराद का मसला पाकिस्तान के संगीन तरीन इंसानी हकूक़ के मसाइल में से एक है। पाकिस्तान में अगर इंसानी हकूक़ का कोई सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी वायलेशन हो रही है, तो वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो इंसानों को लापता कर रही हैं, खुसूसन बलोचों को, कश्मीरियों को, अब पंजाब के अंदर भी बेशुमार लोगों को किया है। मैं इसका विक्टिम रहा हूँ।
कबायली इलाकों से पश्तूनों को जो लापता किया जाता है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसको फौरन रोकना चाहिए। पाकिस्तान की अदलिया को, इंसानी हकूक की तंजीमों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को, सबको इसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो माजी में नहीं कर पाए वो आज से शुरू करें और इसके लिए आवाज उठाएं। अब मुबारक बलोच साहबा के जलसे के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया इन्होंने, वहां पे मवासलात बंद कर दिए, राब्ते बंद कर दिए। जिधर वो बेचारे एहतजाज करते हैं सबसे पहले रास्ते बंद कर देते हैं, फिर वहां का इंटरनेट बंद कर देते हैं, वहां का मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, मीडिया का वहां जाना बंद कर देते हैं। जीरो पाकिस्तान का मीडिया उनको कवरेज देता है। फिर कहते हैं जी वो क्यों ऐसी बातें करते हैं। यार जब आप किसी को मारेंगे, लगातार मारेंगे, लगातार मारेंगे, वो रोएगा, आप उसको आवाज भी नहीं निकालने देंगे तो वो क्या करेगा। पाकिस्तान का मीडिया उन्हें रिपोर्ट ही नहीं करता। क्या ये बलोच पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या ये हमारी बहनें बेटियां नहीं है? क्या ये हमारे रिश्तेदार नहीं है? हमारे अपने मुल्क के लोग नहीं है रहने वाले? इनके बहुत सारे रिश्तेदार, इनके जानने वाले जो है वो पंजाब में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। वो हमारे बीच में रोजाना चलते फिरते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। मामला यह है कि उनकी तकलीफ को हम क्यों महसूस नहीं करते, हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखाता। जब आप उनको नहीं दिखाते तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये रियासत उनसे प्यार ही नहीं करती। उन्हें लगता है कि ये मीडिया उनका नहीं है, या उनका इस मीडिया में या इस मुल्क में कोई हिस्सा नहीं है। तो इस तरह महरूमियां पैदा होती हैं, और यही महरूमियां कल को जाके ऐसी चीजों का बायस बनती हैं जो बड़े सानियात हो जाते हैं। तो मेरी अब भी गुजारिश है रियासत से कि होश के नाखून ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो क्रैकडाउन किया गया है मुबारक बलोच के जलसे के ऊपर, यह जुल्म है, ज्यादती है, इसको रुकना चाहिए। तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।